जय हिंद दोस्तों। देखो, आज अपन को इकाई 7 में विज्ञान 10th क्लास के विज्ञान में जीवों में जनन कैसे होता है, तो जीवों का जनन अपन को आज पढ़ना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट पढ़ रहे, कल इसके ओटी पूरे करा देंगे। ठीक है, जो वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे 2 या 3 कल उनको याद करके ले आना है और कल इसके ओटी टाइप क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, जनन क्यों आवश्यक है। देखो जनन क्या होता है, जैसे जो जीव होते हैं पृथ्वी पर, जितने भी जीव हैं उनको अपनी संतति बनाए रखने के लिए या अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसे ही संतान, अपने ही जैसे समान संतान पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन क्या क्या होता है, यानी जीवों में ऐसी क्षमता जिसके अनुसार, जिनके द्वारा वह अपने जैसे ही समान संतान पैदा कर सके ताकि उनका वंश आगे चल सके, तो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, जनन समझ में आ गया। अब जनन क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि सभी जीव चाहते हैं कि हमारे वंश भी आगे बढ़ना चाहिए। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो जब सभी जीव चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए तो सभी में जनन की क्रिया होती है। कोई भी जीव जंतु देख लो, सभी में जनन होता है कि नहीं होता। यानी सभी जीवों में अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता होती है, जो कैसी होती है, समान रंग रूप और गुणों को, समान रंग और रूप और गुणों के जैसी संतान पैदा करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, जनन का है। जैसे इसमें क्या लिखा, सजीवों में अपने स्पीसीज यानी अपने वंश के स्थायित्व यानी स्थायी को बनाए रखने तथा अपने समान आकृति के रंग रूप एवं गुणों के नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए जनन आवश्यक होता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए आवश्यक है, अपने ही समान रंग रूप गुणों वाली संतान पैदा करने के लिए या अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, जनन आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है, देखो क्वेश्चन बड़ो कर देना, सही दिखाए हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक। देखो डीएनए की प्रतिकृति क्यों बनाना आवश्यक। देखो डीएनए क्या होता है, अभी समझ, देखो डीएनए क्या होता है कि जिस प्रकार मैसेज भेजते हैं हम किसी को मोबाइल के माध्यम से, तो नेट के माध्यम से जाता है, इसी प्रकार माता पिता के गुण उनके बच्चों में जा रहे हैं, वो किसके माध्यम से जाएंगे, डीएनए के माध्यम से। जैसे किसी का माता पिता जैसे इंसान है तो इंसान ही को बच्चा पैदा होगा, इंसान ही जैसे पैदा होगा। कोई के माता पिता जैसे बैल है, बिनको भी गैया या बैल पैदा होगी, बछड़ा या बछड़ी होगी, क्या नहीं होगी। जैसे गाय भैंस ही पैदा होगी, बकरी के बकरी पैदा होगी। तो ये सूचना कौन ले जाता है कि यही पैदा होना है, उसमें 4 हाथ कान 2 नाक बनाना है, तो कौन ले जाता है, डीएनए ले। जिस प्रकार अपने मैसेज को कौन ले जाता है, इंटरनेट के माध्यम से जाता है, उसी प्रकार से जो माता पिता के लक्षण है संतान में किसके माध्यम से जाते हैं, डीएनए के माध्यम से। डीएनए की प्रतिकृति क्या कहलाती है, जैसे हमें जो हमारा बच्चा हुआ तो हमारे जैसा होगा, लगभग गुण मिलते हैं। कितने ही गाँव में के जाकि शकल तो फलाने जैसी मिल रही, तो भाई गुमोड़ा आएगा, खेत क्या नहीं खेत है, कोई नाम से नहीं पहचान पा लेकिन शकल से पहचान लेता, अच्छा ये वाको लड़का लग रहा, खेत क्या नहीं खेत। तो वो किसके चक्कर में है, डीएनए के चक्कर में। तो डीएनए के गुण माता पिता के बच्चों में गए तो उनके सेम लक्षण मिलते हैं। तो डीएनए में देखो जो माता पिता के लक्षण है वो काय में चले गए, बच्चे में। तो प्रतिकृति देखो, जैसा डीएनए प्रतिकृति में का प्रजनन अत्यंत महत्व होता है। डीएनए के अणु
में आनुवांशिक गुण का संदेश होता है। आनुवांशिक गुण यानी अपने में जैसे 2 हाथ होना चाहिए, 2 पैर होना चाहिए, 2 कान, 1 नाक, नाक 2 है, 2 आँख हैं और 1 मुंह होना चाहिए। तो ये किसमें है? जो आनुवांशिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण। संदेश, आनुवांशिक गुण का संदेश होता है जो जनक से, जनक यानी माता पिता से संतति में स्थानांतरित होता है। डीएनए की प्रतिकृति द्वारा ही जनक जैसी संतति का निर्माण होता है, यानी माता पिता जैसी संतति का निर्माण होता है। घोड़ा है, घोड़ा ही पैदा हो, गधा है, गधा ही पैदा हो, मानव है, मानव पैदा होगा, गाय है, गाय पैदा होगी। ठीक है, संतति का निर्माण संभव होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन की मूल घटना है, यानी जैसा है वैसा ही पैदा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखो, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जो लैंगिक माध्यम से हो, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे लैंगिक जनन, देखो जनन 2 प्रकार का होता है। एक तो लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, जो अलैंगिक जनन ऐसा होता है जैसे अमीबा है, अमीबा में कोई क्रिया नहीं करना पड़े, स्वयं से टूट गया, अलग हो गए और 2 बन गए, इनको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन जैसे 2 माता पिता हैं, उनकी शादी हुई, उनके बाद उनके बच्चे हुए, तो ये कैसे है? लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और 2 लैंगिक जनन। एक लैंगिक जनन मतलब जैसे जिसमें माता पिता दोनों की आवश्यकता पड़े, एक लैंगिक जनन। 2 लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें एक ही शरीर में मादा एवं नर दोनों के गुण हो और एक ही जीव से नई संतति पैदा हो जाए। जैसे केंचुआ है, केंचुआ के अगले भाग में नर भाग होता है, पिछला भाग मादा होता है। जब केंचुआ आपस में लिपटता है तो वही अपने आप में गोलाटे खाते रहता है, तो उसकी क्रिया हो जाती है, उसके बाद में जनन हो जाता है, उसके बाद में क्या होती है? केंचुआ के बच्चे पैदा होते हैं। तो वो कैसा है? 2 लैंगिक जनन, यानी दोनों लिंग एक ही जीव पर। और एक लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें माता एवं पिता क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, देखो तो अपन को क्या समझना है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं। नर युग्मक नर में से आते हैं, नर यानी जेंट्स आदमी, और मादा युग्मक मादा में से आते हैं। तो नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। इसमें नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु भाग लेते हैं और इनकी क्रिया से क्या बनता है? जाइगोट, यानी भ्रूण का निर्माण। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं जनन के समय, तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ही क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। भ्रूण के बाद में बच्चा में, भ्रूण मतलब बिल्कुल छोटा सा, फिर भ्रूण के बाद मतलब पेट में धीरे वो बड़ा होता जाता है, बच्चा बन जाता है और बाहर निकल आता है। तो इसी को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? जो लैंगिक माध्यम से हो वो क्या, कौन सा जनन कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। देखो क्या है, याद कैसे करना है तुमको? ये वाला है, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के, जैसे पुष्प के माध्यम से देख रहे हैं, अरे जी वाला नहीं है, जी है। देखो, जब एक जनक विधि द्वारा जीवों में विशिष्ट प्रकार की जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, इन जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा। नर युग्मक कौन में होंगे? नर में होंगे। मादा युग्मक कौन में होंगे? मादा में। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। इन दोनों युग्मक के संयोग यानी मिलन से क्या बनते हैं? जाइगोट, जिनको युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज नई संतति को उत्पन्न करते हैं। अधिकांश उच्च श्रेणी के पादप या प्राणियों में लैंगिक जनन प्रजनन की मुख्य
विधि है, ठीक है, ये याद रखना है अपन को। देखो देखो अब कौन सा है, स्वपरागण। देखो पहले परागण को देखो, परागण क्या होता है, जैसे इसको यूं समझते हैं, ये पुष्प है, ठीक है, ये यहाँ पे मादा भाग है, इसी के पास में इस प्रकार से लगे रहते हैं पुंकेसर। सेमल का पुष्प देखा, सेमल, हाँ देखा है क्या, सेमल का पुष्प सबने देखा होगा, देखो है क्या नहीं देखो, ठीक है। तो ये पुष्प है, रेड कलर कर लें, दिख नहीं रहा होगा ये, देखो ये पुष्प बन गया अपना। देखो ये पुंकेसर है, ये आगे जान के पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो। ये मादा भाग होता है और ये वाला नर भाग होता है पुष्प का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पुष्प के अंडाणु होते हैं, यानी बीज होता है, यहाँ पे नर भाग यानी पुंकेश, यहाँ पे जो ऊपर लगे होते हैं परागण। सेमल को तो सबने देखो, ये ऐसे पुष्प निकले, ठीक है। तो जब जो पुष्प के जो परागकण है, यानी जो ऊपर है, इसको नर भाग है ये पूरा, तो नर युग्मक होंगे, ये होंगे क्या नहीं। तो पुष्प के जो परागकण है, जब यह वर्ती कागर पर गिरते हैं और फिर धीरे धीरे यह अंडाणु से क्रिया करके फल का निर्माण करते हैं, तो इसको पुष्प जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प। जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो परागकण वर्ती कागर तक गिर रहा है, तो इसी को परागकण गिर रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, परागण। क्या कहेंगे, ये है परागकण, परागकण यहाँ पे गिर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, परागण। क्रिया कौन सी, परागण। अब ये परागण की क्रिया है, दो प्रकार से होती है, एक तो स्वपरागण, एक तो परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, जब एक पुष्प है, एक पुष्प है, एक पेड़ है, उसी पर एक पुष्प लगा, जैसे मैं पेड़ क्या हूँ, एक गुलाब का पेड़ हूँ, ठीक है, पौधा हूँ, इधर एक पुष्प लगा हुआ है, यहाँ पे एक पुष्प यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके जो परागकण है या तो इसी पर गिर जाए, जैसे इसमें गिर रहे हैं, या इसके जो परागकण है उड़कर आके इस पुष्प के वर्ती कागर पर गिर जाए, तो फूल का निर्माण होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी को क्या कहती है, स्वपरागण। क्या कहेंगे, स्वपरागण। अब एक हम खड़े, तो मेरा जैसे एक पेड़ ये खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक पेड़ ये खड़ा हुआ है, फूल तो लगा अपने में, ये फूल लगा है, अब फूल वहाँ तक परागकण नहीं बढ़ पा रहा, कर रही है हवा चलाने पर, तो ये परागकण है। अब जैसे ही उड़ के गए, हवा चली, तो ये पेड़ के फूल, इस गुलाब के फूल उड़कर कहाँ पे चले गए, इस वर्ती कागर पर गिर गए। तो बताओ, दूसरे के पास गए, पराय व्यक्ति के पास में गए, तो पराय व्यक्ति के पास में गए तो क्या होगा, पर परागण। बैठ जा, पर परागण हो गया, ठीक है। स्वपरागण, जब अपने ही पुष्प के परागण उसी पुष्प पे गिरे या उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पे गिरे, तो स्वपरागण कहलाता है। और पर परागण, जब अपने ही पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर जाकर गिरे, तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण, यानी पराय पेड़ पर जाकर गिरे, तो पर परागण। वो स्वयं के पेड़ पर जाके गिरे तो स्वपरागण। स्व मतलब स्वयं, पर मतलब पराय, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखो स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। समझ में आ गई। पर परागण, एक और कर लो, पर परागण क्या है या कितने प्रकार का होता है। पर परागण समझ में आ गई। पर परागण तो यानी दूसरे पुष्प पर जाकर गिरे तो उसे क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। अब जिसमें अंतर देख लो, देखो अंतर देखो, स्वपरागण और पर परागण। इसमें एक पौधे के पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्ती कागर पर या उसी पुष्प के वर्ती कागर पर गिरते हैं। पर परागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उस पौधे के दूसरे पुष्प, दूसरा पेड़ है ना, दूसरे पेड़ पे गिराते हैं,
दूसरे पेड़ के दूसरे पुष्प पर गिर रहे तो उसे क्या कहेंगे? पर परागण कहते हैं। इस परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें उल्टा लग गया। देखो, इस परागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। इस परागण से उत्तम किस्म के फूल निकलते हैं और इस परागण से निम्न किस्म के फूल निकलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा घर में एक गुलाब का पेड़ उठा है और 100 परागण ही हुआ तो बाकी फूल भी छोटे छोटे से रहते, और वही अगर बाग लगो 1-2 हज़ार गुलाब के पेड़ लगे तो बाग में तो अधिकतर कौन सा परागण होगा? पर परागण। पर परागण होगा तो फूल कैसे? बड़े बड़े, यानी नई संतति बन रही, वो कैसी बनेगी? बड़े बड़े फूल बनते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कुछ लोगों की परिवार में शादी हो जाती तो मुसलमान कोई की भी, ठीक है, तो फिर में ऐसे ही बोधा मोधा पैदा हो जाता, जो उनकी दूर दूर से शादी होते तो इनमें सही पैदा। जैसे राजा रहते पहले तो राजा कहीं कहीं से लड़ के ले आते, कोई ये लड़ला और उनकी जो बेटी है उनको लेके आए और उसी से शादी कर ले, तो पर परागण हो रहा। पर परागण हो रहा तो उनके पुत्र अच्छे योगवान उतर राजा की मोड़ी, इतर राजा तो पावरफुल आदमी पैदा हो गया, राजा को बेटा राजा ही पैदा हो तो पावरफुल पैदा होता था। जैसे अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज लोग क्या है, कहीं कहीं से कोई सी भी जात में कहीं से भी शादी कर लेते हैं तो उनमें सब चलता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं अच्छे दिमाग वाले पैदा होते हैं क्या नहीं होते हैं? और जो बगल ही बगल में कर लेते हैं सो भूदा पैदा हो जाता भाई। ऐसा ही कैसे करते हैं? तो हमेशा कैसा परागण करना है? पर परागण। तो ये समझ में आ गया स्वपरागण और पर परागण में अंतर। ठीक है, आगे समझते हैं, इसको बंद कर दो।